हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपके लिए हम काइनेमैटिक्स का लेक्चर लेकर आए हैं। जो बच्चे जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या एनईटी की नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए काइनेमैटिक्स का रिवीजन लेक्चर है। इसमें हम काइनेमैटिक्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो पिछले ईयर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके हैं वो क्वेश्चन करेंगे। जिन बच्चों ने 11th क्लास में काइनेमेटिक्स पढ़ लिया उनके लिए भी ये बहुत अच्छा लेक्चर है। वो भी इससे अपने आप को बेनिफिट इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो शुरू करने से पहले जो इस लेक्चर पर नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं और बढ़िया और बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होती हैं। आपको मजा आएगा। चलते हैं भाई, शुरू करते हैं। देखो भाई, काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक्स is the branch of mechanics which deals with motion regardless of the cause of producing it। मतलब काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करती है बिना इसकी स्टडी किए कि वो मोशन प्रोड्यूस कैसे हो रही है, उसको हम काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में केवल मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कोल्ड वन डायमेंशनल मोशन, सीधी सी बात है। तो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है उसको वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। वन डायमेंशनल मोशन को हम अलग से स्टडी करते हैं। एंड मोशन विच इज नॉट वन डायमेंशनल इज कोल्ड कर्वीलिनियर मोशन। और जो वन डायमेंशनल मोशन नहीं होती है वो कर्वीलिनियर मोशन होती है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो ऊपर से ऑब्जेक्ट ऐसे 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 करके नीचे जाता है, वो हमारा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, कर्वीलिनियर मोशन होता है। कर्वीलिनियर मोशन है एग्जाम्पल। यहाँ पर एक जो खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ ये है डेफिनेशन। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्वीलिनियर पाथ इज टेंजेंशियल टू द पाथ व्हाइल डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मे बी इन एनी डायरेक्शन। सपोज करो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल था, हमने उसको ऐसे फेंका और वो ऐसे आगे जाकर गिर गया। तो यहाँ पर अगर ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है तो किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है किसी कर्वीलिनियर पाथ में। लेकिन अगर मैं इन पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखूं तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आता है नीचे की तरफ। ये हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है और हमेशा इक्वल रहता है जी के बराबर। तो एक्सेलरेशन हमारा जी के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, जो पाथ है उससे मुझे वेलोसिटी के डायरेक्शन को पता चल सकता है, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का पता पाथ से नहीं चलता है। एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। दूसरा एग्जांपल इसी समझने के लिए एक और ले लेते हैं। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में इस तरह मूव कर रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा इस तरीके से, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरीके से। लेकिन जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का है वो एक्सेलरेशन हमेशा जो है सेंटर की तरफ होगा। एक्सेलरेशन ऐसे सेंटर की तरफ होगा, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। तो यहां पर भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है हम पाथ के डायरेक्शन से नहीं बता सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हो गया। अगर हमारी ये एक्सेलरेटेड मोशन, ये जो सर्कुलर मोशन है, ये यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन नहीं है। अगर ये एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है तब ये जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, ये इधर या इधर भी हो सकता है सेंटर के टुवर्ड्स ना हो। नेट एक्सेलरेशन सेंटर से अलग भी हो सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है पाथ से केवल हम वेलोसिटी के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो भाई, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़े सिंपल होंगे, केवल रिवीजन पर्पज से क्वेश्चन ये किए जा रहे हैं ताकि हमें रिवाइज हो जाए। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई एक लिफ्ट है डिसेंडिंग विद डिक्रीजिंग स्पीड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सपोज करो एक लिफ्ट है, अगर वो ये लिफ्ट है हमारी डिसेंडिंग का मतलब नीचे आ रही है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन का तो हमें पता चल गया कि भाई नीचे की तरफ है, डिसेंडिंग है, सीधी सी बात है। अब हमें पता लगाना है कि भाई ये लिफ्ट है इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, ये डिक्रीजिंग स्पीड है, स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, तो मतलब वेलोसिटी कम हो रही है। तो वेलोसिटी कम हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है dv/dt हमारा जो है वो भाई नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा
तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, इस तरह से हम एक्सेलरेशन का पता लगा लेते हैं। अगर स्पीड कम होती जा रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये पहले से आपको आता होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भाई वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट सम इंस्टेंट आर v equals to 3i minus 8j plus 3k and a equals to 2i plus 2j minus k। वेक्टर फॉर्म में दे दिया, ऑल वैल्यूज आर इन SI यूनिट्स। वेक्टर फॉर्म में दे दिया हमें, तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ v एंड a। v और a के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही होगा, v और a का डॉट प्रोडक्ट यहाँ परफॉर्म कर लेते हैं। v डॉट a की वैल्यू होगी भाई, इस तरह से फाइंड कर लेते हैं, 3i जो कि हमारा प्लस माइनस 8j आ गया, प्लस 3k प्लस 3k आ गया। डॉट प्रोडक्ट हमारी हो रही है किसके साथ? 2i जो कि एक्सेलरेशन है, प्लस 2j माइनस k। तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i की i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j की j के साथ करते हैं, k की k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको पहले से आता होगा, वेक्टर में आपने पढ़ा ही होगा। तो 3 टू 6, i डॉट i 1 हो जाएगा, माइनस 8 टू 16, j डॉट j भी 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस 3 आ गया। तो ये जो हमारा है 3 1 जा 3 माइनस 3 क्या आ गया? तो ये हमारा आ गया 6 माइनस 3 माइनस 19 हमारा जो डॉट प्रोडक्ट आ गया है। SI यूनिट इस डॉट प्रोडक्ट की होगी, v डॉट ए हमने किया तो v की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, a की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी SI यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये इसकी SI यूनिट होगी, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट आ गया। डॉट प्रोडक्ट जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी आपको की वैल्यू नेगेटिव आई है, जहां तक हमें पता चल गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। तो डॉट प्रोडक्ट का सॉल्यूशन तो मैं मिटा रहा हूं ये, लेकिन आंसर इसका रखें क्योंकि आगे इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एट द गिवन इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यूज हैं, वेदर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है या बढ़ रही है? तो देखो भाई, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं। अगर v डॉट ए नेगेटिव है तो स्पीड जो है हमारी कम हो रही होगी। कैसे कैसे इसका पता चलता है? ध्यान से समझना भैया, इसको दो तरीके से आपको समझा देता हूँ। पहले तो इसका पता चलता है हमें v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है भाई, तो v स्क्वायर हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ये एक्चुअली होता है v डॉट v। तो v डॉट v और ये हमारा u डॉट u, तो u डॉट u की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। यहां पर आ गया 2a डॉट s, सॉरी a डॉट s आया, तो v डॉट a की वैल्यू यहां से नहीं मिल पाएगी हमें, तो इसको हम दूसरे तरीके से ही समझते हैं, जो आसान तरीका है उसी से समझ लेते हैं। हाँ, ध्यान से समझेंगे भाई इसको। यहाँ से v डॉट ए की वैल्यू नहीं आ पाएगी, तो v डॉट ए की वैल्यू यहाँ से नहीं मिल पा रही, फिर हम इसको कैसे समझें? ध्यान से समझना भाई। इसको करने का तरीका हमारा ये है भाई, हमारा ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और v डॉट ए की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है v a cos थीटा जो है हमारा नेगेटिव आया है। v a cos थीटा नेगेटिव आने का मतलब है जो cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। अगर cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो थीटा है वो भैया पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री से कम होगा। 3 पाई बाई 2 से कम होगा और पाई बाई 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है, ध्यान से समझना मैं इसका। सपोज करो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, तो अब जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। जो रेड लाइन है उसके इधर ही कहीं आ सकता है। अब अगर वेलोसिटी वेक्टर जो हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर इधर आएगा तो इसका एक कंपोनेंट जो है पैरेलल कंपोनेंट वो हमेशा वेलोसिटी को अपोज करेगा।
तो वेलोसिटी को अपोज करेगा तो जो हमारा स्पीड है ऑब्जेक्ट की कम होती जाएगी। तो यहां से हमें एक चीज और पता चली कि अगर v डॉट ए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होती है तो स्पीड कम होती जाती है, और अगर v डॉट ए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होती है तो स्पीड बढ़ती जाती है। तो ये भी हमें समझ आ गया कि एट द गिवन इंस्टेंट स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और इस क्वेश्चन की हेल्प से बाकी कई क्वेश्चन में हमारे काम आ सकता है। रीजन उसका ये है कि भाई काफी सारे क्वेश्चन में इस तरह के छोटे छोटे रिजल्ट्स हम यूज कर सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को समझ लेते हैं। इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होने का मतलब है कि पार्टिकल ना तो अपनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है और ना ही डायरेक्शन बदल रहा है। और अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो पार्टिकल एक सीधी लाइन में चलता चला जाएगा। तो अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल हमारा मूव करता है तो इसका मतलब है कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन की मोशन है। तो इट इज आल्सो 1D मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन 1D का मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। डिस्टेंस, और इसमें जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होता है। तो जो 1D मोशन में ये भी होता है कि अगर स्ट्रेट लाइन का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही इक्वल होते हैं। ये ध्यान रखना भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होता है। किसमें? अगर स्ट्रेट लाइन की मोशन। रीजन उसका ये है कि भाई स्ट्रेट लाइन में देखो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारा स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस आता है, तो दोनों ही हमारे इक्वल आ जाएंगे। तो 1D मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। चलते हैं आगे भाई। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ये ध्यान से समझना भाई। अच्छे अच्छे इसमें इसमें कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। देखो भाई, average velocity of the particle in a given time interval is defined as the ratio of total displacement upon total time taken। देखो भाई, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी आ जाता है। सिमिलरली एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल गिवन टाइम इंटरवल डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम टेकन। कि टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह टोटल टाइम आ जाएगा, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये रेशो आपने सभी ने पहले से पढ़ी हुई है, इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं। चलते हैं आगे। जो समझाने वाली बात है वो ये है, देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भाई a particle is moving along x-axis, its coordinate varies with time as x equals to 3t square plus 2t minus 4, x is in meters and t is in seconds, find average velocity between time interval t equal to 0 to t equal to 3 seconds। ध्यान से समझेंगे भाई। तो हम आज जो देखेंगे कि पहले हम देखेंगे इनिशियल पोजीशन हमारी ऑब्जेक्ट की कहां पर है। तो x की जो इनिशियल पोजीशन है x1 वो देख लेते हैं, वो आएगी 3t स्क्वायर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 2t माइनस 4, ये हमें पोजीशन गिवन है। इसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पर फाइंड करेंगे, जो कि आ जाएगी -4 मीटर। तो x1 यस, तो बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी, शेयर स्क्रीन कर लेते हैं। यस, हाँ, तो हम यहां पर देख रहे थे कि भाई जो हमारी x1 पोजीशन है वो हमारी यहां पर थी, देख लेते हैं। x1 पोजीशन जो हमारी आई थी वो आई थी -4 मीटर पर। अब फाइनल पोजीशन देख लेते हैं, x2 पोजीशन। फाइनली 3 सेकंड पर ऑब्जेक्ट कहां होगा, तो 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं t इक्वल टू 3 पर। तो ये वैल्यू है हमारी 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 4, जो कि आ जाती है 27 प्लस 6 माइनस 4 आ जाता है भाई 29 मीटर। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स हमारा आ जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, करेंगे x2 माइनस x1,
ये आ जाएगा हमारा 29 माइनस -4, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया भाई हमारा 33 मीटर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है। और डेल्टा टाइम, डेल्टा टी हमारा है 3 सेकेंड्स, क्योंकि t=0 से t=3 तक 3 सेकेंड्स होता है। तो भैया जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज हमारे पास आ जाएगा 33 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इक्वल्स टू 11 मीटर पर सेकेंड। 11 मीटर पर सेकेंड हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन था, हमने इसको आसानी से कर लिया। तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कैसे हमने किया है। हमने टोटल डिस्टेंस निकाला, फिर टोटल टाइम हमें पता ही था, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके एवरेज स्पीड हमने आसानी से फाइंड कर ली। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। मोर ऑन एवरेज स्पीड, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। काफी सारे क्वेश्चंस को चुटकी में हल कर देता है ये फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला देख लो। इफ डिस्टेंस कवर्ड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल is same, then average speed of the particle is equal to the harmonic mean of the speeds in different time interval। मतलब कि भाई अगर अलग अलग टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड से अगर कुछ ट्रेवल किया है, तो जो एवरेज स्पीड है उसको डायरेक्टली हम हार्मोनिक मीन की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसको क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। A particle travels 3 equal distances with speeds v1, v2 and v3 respectively। Find out the average speed of the particle। मतलब एक पार्टिकल ने v1, v2, v3 की स्पीड से 3 इक्वल इंटरवल टाइम में ट्रेवल किया है, सॉरी 3 इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल किए हैं, तो हमें इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड जैसे मैंने बताया हार्मोनिक मीन की हेल्प से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हार्मोनिक मीन हमारा आ जाएगा ये, अगर एवरेज स्पीड हमारी v है तो 3/v वुड बी इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। यहाँ पर जो 3 है ये नंबर ऑफ स्पीड्स को दिखाता है। अगर यहाँ पे 4 स्पीड होती तो यहाँ पर 4 आ जाता, यहाँ पर 2 स्पीड होती तो यहाँ पर 2 आ जाता। तो दैट इज हाउ हार्मोनिक मीन्स वी कैन फाइंड आउट। तो अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या ये हमारा सही है। तो देखो भाई, लेट अस से कि जो स्पीड्स हैं वो हमारी स्पीड्स है d। लेट अस से स्पीड, पहली स्पीड d है, सॉरी पहली स्पीड डिस्टेंस d है, दूसरा डिस्टेंस भी d है और तीसरा डिस्टेंस भी d है। तो पहले को v1 की स्पीड से, दूसरे को v2 की स्पीड से और तीसरे डिस्टेंस को v3 की स्पीड से कवर किया। तो पहले में टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो पहले में टाइम लगेगा d/v1, दूसरे में टाइम लगेगा d/v2 और तीसरे को कवर करने में टाइम लगेगा d/v3। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके हर एक जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में लगा टाइम इंटरवल फाइंड कर लेंगे। अब जो हमारी एवरेज स्पीड होती है v एवरेज हमारी आएगी, टोटल डिस्टेंस 3d है हमारा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम d/v1 प्लस d/v2 प्लस d/v3। ये हमारा भाई टोटल टाइम इंटरवल आ गया। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को जोड़ लेंगे तो टोटल टाइम इंटरवल ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, d को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अब क्या होगा, 3 इधर ले आ जाएगा तो v/3 इक्वल्स टू 1/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 आएगा। दोनों साइड का रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने पर सिंपली हमें मिल जाएगा जो कि हमारा फॉर्मूला है, हमने अभी भी ड्राइव 3/v इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। आपने ये इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन। तो अगर इक्वल डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो कितनी भी स्पीड से अलग अलग कितने भी इक्वल डिस्टेंसेस उसने ट्रेवल किए हो, हम आसानी से हार्मोनिक मीन से डायरेक्टली उसकी जो है एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। लगता है मुझे लगता है फॉर्मूला आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं इसको इरेज कर रहा हूं, लो भैया मैंने इसको इरेज कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नए फॉर्मूले की तरफ। नया फॉर्मूला है हमारा मोर ऑन एवरेज स्पीड। इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स। यहां पर देखो, पिछले फॉर्मूले में डिस्टेंस इक्वल था,
यहां पर टाइम इंटरवल इक्वल हो गया है, तो अगर पार्टिकल ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स, then its average speed is equal to the arithmetic mean of different speeds. अलग अलग स्पीड्स के arithmetic mean के बराबर इसकी वैल्यू आती है। तो क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है ये कि भाई अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड्स ऑफ v1 v2 v3 फॉर टाइम t ईच, हर एक को t टाइम के थ्रू वो ट्रेवल किया, फाइंड आउट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी? तो ऐसे में एवरेज स्पीड v को हम ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे इसको हम, और ये हमारा एवरेज मीन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो एवरेज डायरेक्टली एवरेज निकाल लेते हैं तो वो हमारा वेलोसिटी आ जाती है। अब देख लेते हैं आगे कि भैया कैसे ये वेलोसिटी निकलती है। लेट अस से कि भाई पहला जो टाइम इंटरवल था उसमें ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, और तीसरे टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। तो पहले टाइम इंटरवल में डिस्टेंस हमारा आ गया v1 इंटू टी। v1 इंटू टी कैसे आया? v1 इंटू टी आ गया भैया कि स्पीड इंटू टाइम करके डिस्टेंस आ गया। दूसरा डिस्टेंस आ गया v2 इंटू टी, स्पीड इंटू डिस्टेंस वेलोसिटी करके दूसरा डिस्टेंस आ गया, या स्पीड करके स्पीड इंटू टाइम करके। अब तीसरा डिस्टेंस आएगा v3 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, तो तीसरा डिस्टेंस आ गया। तो जो टोटल डिस्टेंस है, अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा तो जो टोटल डिस्टेंस है वो आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 इंटू टी। देखो टी मैंने तीनों में से कॉमन ले लिया है, तो टी को मैं v1t v2t v3t टी को कॉमन लेके रख दिया मैंने। ये तो आ गया मेरा टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम है t प्लस टी प्लस टी, तो 3t मेरा टोटल टाइम है, तो 3t मेरा टोटल टाइम ये आ गया है। तो इस तरह से t से t कैंसिल हुआ, तो जो एवरेज स्पीड है वो आ गई है v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3, जो कि क्या है? अर्थमेटिक मीन या सिंपल एवरेज ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया दूसरा फॉर्मूला। क्या ये आपको समझ आया है? मुझे लगता है समझ आया होगा, अच्छे से आपको समझ आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलते हैं आगे। लो भैया, इसको मैंने इरेज कर दिया, चलते हैं आगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं। एवरेज स्पीड का अच्छा सा क्वेश्चन है। A particle travels half of the time with constant speed 3 meter per second. In remaining time, it travels 1/4 distance with constant speed 6 meter per second and 3/4 distance with constant speed 8 meter per second. Find average speed of the complete journey. कंप्लीट जर्नी की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो ध्यान से समझेंगे भैया, क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया आधे टाइम, लेट अस से वो आधा टाइम t था, स्पीड रही ऑब्जेक्ट की 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और बाकी आधे टाइम क्या किया? बाकी आधे टाइम 1/4 जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। और ये 1/4 हो गया भाई, 1/4 d कर लो, ये बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस d मान लो, तो ये 1/4 d आ जाएगा। और जो 3/4d है, 3/4d जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी। ध्यान से देखना भाई, इसमें एक खास बात है, वो ये वाला टाइम इंटरवल और ये वाला टाइम इंटरवल आपका बराबर है, डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। तो मुझे पहले इस टाइम इंटरवल की एवरेज स्पीड निकालनी है, फिर 2 इक्वल टाइम इंटरवल वाला फॉर्मूला मैं इसमें लगा सकता हूँ। अब ये एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस, इसको v1 मान लेते हैं। v1 आएगा हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? टोटल डिस्टेंस है हमारा d, करेक्ट। ये टोटल डिस्टेंस d माना है, केवल सेकंड पार्ट के लिए पहले एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। और टोटल टाइम, तो पहला टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा d/4 है, स्पीड है हमारी 6, तो डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये पहला टाइम इंटरवल आ गया इसका 1/4 का।
दूसरा टाइम इंटरवल में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस है 3d/4, डिवाइड करेंगे 8 से, ये हमारा दूसरा टाइम इंटरवल आ गया। आगे सोल्व करेंगे तो d अपॉन, यहां ध्यान से देखेंगे भाई, एलसीएम जो आएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा हमारा इसका 96, 4 6 6 चौक 24 और 4 8 जा 32, 24 और 32 का एलसीएम 96 आता है। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4d प्लस 4 8 जा 32 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 3 जा 9d, ये आ गया। d को 1 लेके कैंसिल आउट करेंगे तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो आ जाएगी हमारे पास 96 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 यानी कि 13, तो 96 डिवाइडेड बाई 13 मीटर पर सेकंड हमारे पास ये वाली एवरेज स्पीड आ गई भाई, 96 बाई 13 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान देना, ये दो एवरेज स्पीड है, एक स्पीड ये है, एक स्पीड ये है, दोनों इक्वल इंटरवल टाइम टी के लिए हैं। तो जो एवरेज स्पीड आ गई वो इनका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी अर्थमेटिक मीन, दो क्वांटिटी है तो 2 से डिवाइड करेंगे और किसको 3 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 13, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 13 3 जा 39 प्लस 96, तो 39 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 13, ऐसे करेंगे तो हम इसको एवरेज स्पीड निकाल लेंगे और ये लगभग आ जाती है आपकी 5.2 मीटर पर सेकंड के आसपास ये आ जाती है। तो क्वेश्चन आपको कैसा लगा भाई, लगता है पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। आगे हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको पहले से पता ही होगा। एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच दिस चेंज टुक प्लेस। कैसे, सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v और चेंज होने में लगा डेल्टा टाइम t, तो v माइनस यू अपॉन डेल्टा t करेंगे तो आएगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। आपने अभी तक एक्सेलरेशन की ये डेफिनेशन पढ़ी है 9th क्लास में। एवरेज एक्सेलरेशन को ही एक्सेलरेशन करके बताया जाता है, क्योंकि कैलकुलस या कैलकुलेशन की जो कंसेप्ट है वो 9th या 10th में नहीं बताई जाती, सबसे पहले 11th में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो 11th क्लास में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी खास इंस्टेंट पर ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है। कैसे, ऐसे अगर डेल्टा टी की लिमिट 0 कर दूं कि बिल्कुल 0 के बराबर हो जाए तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन जो है dv by dt के हेल्प से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, वो आ जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लिमिट आपने मैथमेटिक्स से पढ़ी होंगी, तो लिमिट के हेल्प से हम इसको डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगली स्लाइड में हमारे लिए क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वाओ, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई, समझ लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। करते हैं भैया प्रैक्टिस क्वेश्चन, बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस कर करके ही हम फिजिक्स को सीखेंगे और प्रैक्टिस का मजा अलग ही होता है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, its x and y coordinate vary with time as x equals to 2t square and y equals to 4t cube, where x and y are in meters and t is in seconds. Find average acceleration between time interval 0 to 3 seconds. 0 से 3 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो भैया इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले x डायरेक्शन में वेलोसिटी vx फाइंड कर लेते हैं। बाई x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी vx, वो होगी हमारी dx अपॉन dt। ठीक है भाई, तो dx अपॉन dt में क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट करें किसको, x की वैल्यू को। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू भैया 2t स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो vx, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4t।
ये तो आ गया हमारा vx, ठीक है भाई। अब वी वाई फाइंड कर लेते हैं। वी वाई फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, y को, y की वैल्यू कितनी है भैया 4t क्यूब, तो 4t क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो आ जाएगा 12t स्क्वायर, ये वी वाई की वैल्यू है। अच्छा जी, अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो जो हमारी t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान से समझेंगे भाई मैं कैसे इसको फाइंड कर रहा हूं। t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी v1, लेटर से v1 ले लेते हैं, वो क्या आएगी, ध्यान से समझना भैया। t इक्वल टू 0 पर vx की वैल्यू आ गई कितनी 0, तो 0 इंटू क्या कर दूं भैया 0 इंटू आई कर देता हूं, क्यों, आई क्या है हमारा x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, प्लस vy की वैल्यू कितनी आई है, vy की वैल्यू आई है 12t स्क्वायर, ये भी 0 आई है तो इसको भी 0 कर देता हूं, और क्या कर देता हूं 0 इंटू j कर देता हूं, क्यों, क्योंकि j भैया हमारा y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, करेक्ट। अब चलते हैं t इक्वल टू 3 पर। t इक्वल टू 3 पर लेटर से v2 मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, तो v2 में vx की वैल्यू कितनी आई है 12, 4 3 जा 12, t की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर 4 3 जा 12 आ जाएगा, तो 12 इंटू आई, ये आ गया भाई मेरा वेलोसिटी x डायरेक्शन, प्लस y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 12 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भैया 9, तो आ गया, ये क्या कर दूं इसके साथ मल्टीप्लाई j, क्यों, j क्या है यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, तो मेरे पास वैल्यू होगी 12i प्लस 108j, क्यों 12 9 जा कितने होते हैं भैया 108, राइट। तो अब मुझे जो है एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, v1 की वैल्यू 0 है डिवाइड बाय टाइम, टाइम की वैल्यू 3 माइनस 0 तो 3 है, तो v2 माइनस v1 करेंगे, v1 की वैल्यू 0 है तो v2 में से 0 माइनस करेंगे तो v2 ही बचेगा, तो 12i प्लस 108j डिवाइड बाय 3 करते भी हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी वो आएगी वेक्टर क्वांटिटी 4i प्लस 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 80, 36j, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमारे पास सभी चीजें SI यूनिट्स में है। अब अगर हमें इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, हालांकि ये कैलकुलेट करके लगभग आ जाता है 36.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और जेई मेन लेवल का क्वेश्चन था, जेई प्रीवियस ईयर्स में ये आ चुका है, तो आप इसको नोट कर लें अच्छे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डायमेंशनल मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वन डायमेंशनल मोशन में क्या खास बात होती है उसको देख लेते हैं भाई, ध्यान से समझेंगे इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। In one dimensional motion with uniform acceleration, following equation are to be followed. कौन सी इक्वेशन फॉलो करते हैं, वही जो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। और ध्यान से समझना भैया, जो इंपॉर्टेंट बात है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ही आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो आप इन इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई मैंने इनको अलग स्लाइड में रखा है, अलग से आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई। वन डायमेंशनल मोशन में अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आप इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, करेक्ट। और वन डायमेंशनल मोशन में क्या करते हैं, इन वन डायमेंशनल मोशन ऑल वेक्टर क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी
and displacement can be used as scalars by using sign convention method. यही अभी तक आप करते आए थे कि आप पे जब ऊपर से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो आप इन सभी को स्केलर क्वांटिटीज की तरह यूज कर लेते थे। उसमें आई जे के या वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन या डॉट प्रोडक्ट वगैरह नहीं करते थे। तो वो इसलिए है कि आप अगर वन डायमेंशनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है, तो आप उसको इनमें साइन कन्वेंशन के साथ केवल स्केलर क्वांटिटीज की तरह यूज कर सकते हैं। क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज में हम डायरेक्शन को अगर लीनियर मोशन है तो भाई देखो, लीनियर मोशन में दो ही डायरेक्शन हो सकती है, एक तो आगे हो सकती है या पीछे हो सकती है। अब जो दो मोशन है, उन दोनों मोशन को एक को पॉजिटिव साइन के साथ दिखा दिया, एक को नेगेटिव साइन के साथ दिखा दिया, और अगर इन दोनों मोशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन वेक्टर्स को ऐड करेंगे, तो सिंपली क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए केवल लीनियर मोशन में, ध्यान से सुनो भाई क्या कह रहा हूं, केवल और केवल लीनियर मोशन में ही आप जो है इन तीनों इक्वेशंस को एज स्केलर क्वांटिटी यूज कर सकते हैं। अगर ये लीनियर मोशन नहीं है तो आप इसको स्केलर क्वांटिटीज की तरह यूज नहीं कर सकते, आपको इनकी वेक्टर फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अगर वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, टू डायमेंशनल मोशन है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो भी आप इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर आपको इनको वेक्टर फॉर्म में यूज करना होगा। कैसे यूज करते हैं वेक्टर फॉर्म में, पढ़ेंगे भैया टू डायमेंशनल मोशन में, अभी वन डायमेंशनल मोशन चल रहा है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया है, बहुत बढ़िया भाई क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with acceleration a in x direction. If it covers a distance d in time t seconds, what is its position at t equal to 3 seconds? पोजीशन का मतलब है भैया इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है। तो देखो भाई, रेस्ट से शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू हो गई 0, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, d ट्रेवल किया, कितने टाइम में ट्रेवल किया, t सेकंड्स में, तो d इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर। कैसे आया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, इससे आ गया भाई। ठीक है, कैसे आ गया भैया, u 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर बचा, तो d इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर बचा। अब t बाई 3 सेकेंड्स में कहा था, लेट अस से t बाई 3 सेकेंड्स में देख लेते हैं, वो d2 डिस्टेंस पर था, मान लेते हैं, तो क्या होगा, d2 बाई हाफ a इंटू टी बाई 3 सेकेंड्स, टी बाई 3 सेकेंड्स का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर करेंगे भाई, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/9 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। और हाफ ए टी स्क्वायर क्या है भैया, हाफ ए टी स्क्वायर है हमारा d, तो आ जाएगा d/9। तो d/9 मैंने इनिशियल पोजीशन से, अगर वो d डिस्टेंस पर है, कब, t टाइम पर, तो कहाँ होगा, d/9 डिस्टेंस पर, बहुत पीछे होगा, कब, t/3 सेकेंड्स पर। समझ आ गया भाई, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है भाई, आपको लगता है समझ आ गया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट कर सकते हैं, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। जेईई मेन में हालांकि दूसरे तरीके से आया था, उसमें आया था कि ऊपर से नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो वो कहाँ पर होगा, या ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कहाँ पर होगा। तो उसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट को जी मान लेंगे, तो उसी तरह इसमें हमसे पूछा गया। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, और बड़ा सिंपल लैंग्वेज में कह रहा है कि अ कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 km/h कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मिनट। कम से कम 6 मीटर कार को रुकने के लिए चाहिए। If the same car is moving at a speed of 100 km/h, what would be the minimum stopping distance? कितना मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। तो देखो भाई, ऐसी इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as। माइनस 2s क्यों लगाया भैया, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो a की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब फाइनल वेलोसिटी है हमारी 0, तो 0 स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2as। तो इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब आया भैया कि जो s है उसकी वैल्यू आ जाती है u स्क्वायर अपॉन 2a। ध्यान से समझना भैया इसको।
तो हमारे पास है एटलीस्ट 6 मीटर। 6 मीटर में रुकता है कब? अगर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई, यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, रीजन है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। एक्सेलरेशन की उसी तरह ले लेंगे, किलोमीटर पर आवर में उसी तरह। तो ये तो आ गया हमारा 6 मीटर। लेकिन अब स्पीड हमारी कितनी है? अब स्पीड हमारी हो गई है भैया 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई 2a करेंगे, तो अब कितना डिस्टेंस आएगा? लेट अस से d डिस्टेंस आएगा, d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 100 किलोमीटर पर आवर को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 50 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। रीजन क्या है? रीजन ये है कि भैया 100 को लिखा 50 इंटू 2 और 2 को स्क्वायर करके बाहर निकाल डिवाइडेड बाई 2a। तो 2a है, 2a का यूनिट हमने कुछ इस तरह लिया है कि हमारा ये मीटर में आंसर आता है, इसलिए मैंने यूनिट चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू हमें स्पेसिफिकली उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए यूनिट चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 6, तो 4 इंटू 6 आ गया कितना भैया? 24 मीटर। यानी कि अगर स्पीड डबल कर देंगे तो रुकने का जो डिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कार को स्लो स्पीड पे चलाएं, ताकि ब्रेक लगती कार कम से कम डिस्टेंस पे रुक जाए। दूसरा रीजन है कार को स्लो स्पीड पे चलाने का, रिएक्शन टाइम, कि एक आदमी सामने से चीजों को देखकर कितनी जल्दी ब्रेक लगा सकता है। हाई स्पीड पे होगी तो उतने रिएक्शन टाइम में कार बहुत आगे निकल जाएगी, लो स्पीड पे होगी तो रिएक्शन टाइम में कार कम डिस्टेंस जाएगी, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है भैया, तो कार कम स्पीड पे चलाना, फिजिक्स यही कहती है, फिजिक्स कहते हैं सुरक्षित रहो, कार को कम स्पीड पे चलाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा भैया, इरेज कर देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वन डायमेंशनल मोशन के बारे में आ गया है, अंडर ग्रेविटी। वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे होती है देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। इक्वेशन आपको पता ही होगी, v इक्वल टू एक्सेलरेशन की जगह g रख देते हैं, g की वैल्यू नीचे की तरफ होती है हमेशा, और डिस्टेंस की जगह हाइट आ जाती है, बस ये डिफरेंस होता है। लेकिन कुछ फॉर्मूले, स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं जो मैं आपको याद दिला देता हूँ, जिनका हम यूज कर लेंगे, और यूज आपको कर लेना चाहिए शॉर्टकट की तरह। ठीक है, पहला फॉर्मूला है इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द वेलोसिटी u, देन क्या होता है, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं डायरेक्टली, h इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2g से। आता कैसे है बता देता हूँ भैया, देखो ध्यान से समझना। अगर ऑब्जेक्ट को फेंका u वेलोसिटी से, h हाइट तक गया, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v होगी 0। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं भैया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो v स्क्वायर तो 0 हो गया, इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। सोल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है भाई, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे यूज कर लेते हैं। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जो रिजल्ट है काफी जगह हम शॉर्टकट में यूज करेंगे। तो अगर कहीं पर भी इनिशियल वेलोसिटी u है और हाइट निकालनी है मैक्सिमम हाइट, तो u स्क्वायर अपॉन 2g। और ध्यान रखना जो u है ये भैया हाइट के डायरेक्शन में है, वर्टिकल वेलोसिटी है। कई इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक है, कैसे यूज करें आगे बताएं। ठीक है भाई, समझ आ गया है तो नोट कर लो, क्योंकि इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। लो भैया इरेज कर दिया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमें क्या बताने वाला है, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट g के बराबर होता है। समझ लेते हैं कैसे भैया। देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू u माइनस gt होता है। तो u की v की जगह 0 रखेंगे, u माइनस gt करेंगे, तो टाइम जो आएगा टाइम ऑफ एसेंट आ जाए u अपॉन g। और जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी हमारा क्या हो गया u अपॉन g। तो इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे भाई दोनों फॉर्मूले, और आगे जो फॉर्मूले बताऊंगा उनको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कोई बात क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर लेते हैं और आसानी से क्वेश्चन हो भी जाता है। ठीक है, लो भैया इरेज कर देता हूँ, जल्दी से नोट कर लो, टाइम कम है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। लो भैया इरेज कर दिया, लो भाई फोटो खींच लिया करो जल्दी से। चलते हैं आगे भाई, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u अपॉन g हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने का टाइम
प्लस नीचे आने का टाइम, दोनों टाइम इक्वल होंगे तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u/g। करेक्ट भाई, समझ आ गया है? लो भैया, इफ पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट एच। अब आ गया दूसरा सिनेरियो, ऊपर से जीरो वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में देखो, ग्राउंड पे जो आएगा उसकी वेलोसिटी होगी v इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh। भाई सिंपल है, इसको भी देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, तो हमारा जीरो है, प्लस 2gh। प्लस 2gh क्यों लिया भैया? g और v की वेलोसिटी सेम है इसलिए प्लस ले लिया है। तो v स्क्वायर आ जाएगा हमारा, u जीरो है 2gh, और जिसकी वजह से v की वैल्यू स्क्वायर रूट 2gh आ जाती है। ठीक है भाई, बड़ा सिंपल है। चल देते हैं आगे भैया। अगला रिजल्ट है टाइम ऑफ डिसेंट, और नीचे आने का जो टाइम होगा वो होगा स्क्वायर रूट 2h/g। ये भी भैया सेकंड इक्वेशन मोशन से आ जाता है। सिंपली आपको बता देता हूँ, s की जगह ले लेता हूँ h ले लेता हूँ। h इक्वल्स टू हाफ g/t²। क्यों भैया? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ut की टर्म्स इसमें नहीं आएगी, तो h की जो t की वैल्यू है वो सिंपली आ जाएगी स्क्वायर रूट 2h/g। ठीक है भाई, तो 2h/g लिखते हैं, 2h/g, जो कि हमारी ये आ गई है। तो आपको ये फॉर्मूले समझ आए होंगे। इन फॉर्मूलों को भैया नोट कर लो, और ये फॉर्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनसे हो जाते हैं, और बहुत सारे डेरिवेशन भी, कई सारे डेरिवेशन डायरेक्टली आ जाते हैं, याद भी करने की जरूरत नहीं रहती उन डेरिवेशंस को। तो ये फॉर्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इरेज कर देता हूं, देख देते हैं आगे हमारे साथ इस लेक्चर में हमारे लिए क्या क्या छिपा हुआ है। लो भैया, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन तो देखो, प्रैक्टिस के बिना फिजिक्स आती नहीं है, तो जितने मर्जी चाहो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उतनी अच्छा आपको फिजिक्स आती चली जाएगी। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं। फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया है। अ बॉल इज थ्रोन upwards from the top of a tower 40 meter high with a velocity of 10 meter per second। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और उसको फेंका गया है, कितने टाइम के बाद ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी? ध्यान से समझना भैया, दो तरीके से क्वेश्चन इसको, ये क्वेश्चन किए जाते हैं, ध्यान से समझना, दोनों तरीके बता रहा हूं। ये हमारा h हाइट का टावर है, ठीक है, h हाइट का टावर है, कितना? 40 मीटर है, 40 मीटर है। यहां से ऊपर की तरफ हमने बॉल को ड्रॉप किया, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, और किस वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक। अब दो तरीके, पहला तरीका है भैया, ऊपर जाने का टाइम निकालो। ऊपर जाने का टाइम आएगा u/g, g की वैल्यू यहाँ पर 10 ले लेंगे, कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए 10/10 इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड तो ला गया भाई ऊपर जाने का। ठीक है भाई, अब ऊपर जाने का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस में निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? अभी आगे बता देता हूँ। ऊपर जाने का डिस्टेंस आएगा u²/2g, फॉर्मूला भी पीछे बताया था। तो मैक्सिमम हाइट हमारी u²/2g आ गई, तो 10 × 10/2 × 10 2g आ जाता है 5 मीटर। तो ये 5 मीटर आ गया यहाँ से यहाँ। तो टोटल हाइट से जो ऑब्जेक्ट गिरेगा वो आ गई 45 मीटर। क्यों? 40 मीटर टावर था, 5 मीटर ऊपर गया, तो टोटल हाइट जिससे ऑब्जेक्ट गिरेगा वो नीचे आएगा, वो 45 मीटर हो गई। अब इस 45 मीटर को नीचे आने में कितना टाइम लगा? s इक्वल्स टू हाफ g/t² लगा लेते हैं भैया। s इक्वल्स टू हाफ t² लगाया है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी हाईएस्ट पॉइंट पर, तो वहां से ut की टर्म्स नहीं आएगी, और नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? हाफ g/t² से पता चले, तो t² की वैल्यू आ जाती है 45 × 2 / 10, जो कि आ जाती है 9। इस तरह t की वैल्यू आ जाती है √9, जो कि बन जाती है 3। तो 1 सेकंड ऊपर जाने में लगा, 3 सेकंड नीचे आने में लगा, टोटल टाइम आ गया 4 सेकंड। ये तो था हमारा एक तरीका, ध्यान से समझना भैया, बहुत बढ़िया चीज आपको बता रहा हूं। अब समझ लेते हैं दूसरा तरीका, एक शॉर्टकट भी है, वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। वो हमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है,
भैया यहाँ से हमने शुरू किया, ये हमारा है पॉइंट ओरिजिन, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है -40, क्योंकि ऊपर की तरफ का डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है। तो अगर ऊपर की तरफ का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है -40, तो -40 यानी कि ऐसा आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 10, पॉजिटिव 10 है, ध्यान से देखना भैया, ऊपर की तरफ है तो +10 वेलोसिटी है, प्लस पॉजिटिव 10, 10t आ गया। टी हम टाइम मान लेते हैं यहां तक पहुंचने का, पता नहीं फाइंड करना है, प्लस हाफ जी की वैल्यू है -10, क्यों कि जी का डायरेक्शन है भैया नीचे की तरफ, तो हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, टी का भी हमें नहीं पता है, फाइंड करना। तो यहां से इक्वेशन बनी -40 इक्वल्स टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, जो कि सिंपल इक्वेशन बन जाती है 5t स्क्वायर माइनस 10t, सॉरी -10t नहीं आएगा भाई, हाँ -10t ही आएगा, -10t और -40 इक्वल्स टू 0। सिंपली लिख सकता हूँ 5 से डिवाइड करके, टी स्क्वायर -2t और -8 इक्वल्स टू 0, और इसको जो है फैक्टराइज करूंगा, फैक्टराइज करने पर t -4 एक फैक्टर आता है और दूसरा फैक्टर आता है t+2 दूसरा फैक्टर आता है इक्वल टू 0। तो जो t-4 वाला फैक्टर है ये हमें 4 सेकंड देता है, t+2 फैक्टर वाला -2 सेकंड देता है, तो जो -2 सेकंड है ये हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो 4 सेकंड हमारा आंसर है। तो इस तरह भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल एक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ी है, अगर आप कई बार ये हमारे टाइम को बचा देती है, तो ये भी हमारा एक तरीका है टाइम को फाइंड करने का। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है, अदरवाइज मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। लो भैया 1 2 3 4 भोले तेरी जय जयकार, लो भैया इरेज हो गया। सावन का महीना है, भोले की जयकार है, जय भोले, जय बम बम भोले, बोल शंकर भगवान की जय। लो भैया शंकर भगवान की जय बोलते नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अरे वाह भाई, क्वेश्चनों की भरमार है भैया हमारे पास, चिंता मत करो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आज। A projectile is projected vertically upward with a velocity 40 meter per second. Find the displacement and the distances traveled by the particle in कितने टाइम में, किस किस टाइम में आपसे पूछा गया है। तो ये आपको बता देते हैं किस किस टाइम में पूछा गया है। देख लो भैया 3 सेकंड में, 4 सेकंड में और 7 सेकंड में, 3 4 7 सेकंड में पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंसेस कितना। ऐसे क्वेश्चन में भैया सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भैया टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा। टाइम ऑफ एसेंट यानी कि T1 होगा हमारा 40/10, कितना आता है U/G आता है भैया, तो आता है 4 सेकंड। तो जो 4 सेकंड है ये हमारा टाइम ऑफ एसेंट आता है। तो पहला जो हमारा ए पार्ट है उस पार्ट में क्या आएगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन आ गई, और स्ट्रेट लाइन मोशन है तो एक ही डायरेक्शन में है, यूनिडायरेक्शनल है, तो उसमें क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लें, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S कितना है हमें फाइंड करना है, U कितना है हमारा भाई 40 है, T कितना है 3 सेकंड्स है, प्लस हाफ G कितना है -10 है भैया, नीचे की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, G नीचे की तरफ, तो -10 है इंटू 3 स्क्वायर। सोल्व करेंगे 120 माइनस 3 3 9 9 5 45 आ जाता है भैया 80 85 यानी 75 मीटर आ जाता है। 75 120 में से 45 माइनस करेंगे तो 75 मीटर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ये तो आ गया भैया हमारा पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट को देख लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, हमसे पूछा है 4 सेकंड। 4 सेकंड का हमें पता ही है भैया, 4 सेकंड जो है टोटल ऊपर जाने में लगे हैं, तो मैक्सिमम हाइट हमसे पूछी जा रही है, तो मैक्सिमम हाइट U² अपॉन 2G,
यू स्क्वायर अपॉन 2g करेंगे, 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, जो भी सीधा सीधा आ जाएगा कितना भैया 80 मीटर, तो 80 मीटर तक वो जाएगा। ठीक है भाई, सी है 7 सेकेंड। अब सी पार्ट जो है ध्यान से समझना, सी पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। अब उस ट्रिकी पार्ट को समझ लेते हैं। देखो भाई 4 सेकंड ऊपर जाने में लगे प्लस 3 सेकंड यहां तक आने में लगे, तो हो गए 7 सेकंड। अब यहां पर ध्यान से देखना भैया, इस पॉइंट से यहां तक जाने में लगे हुए 3 सेकंड, क्योंकि जितना टाइम ऊपर तक जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे तक आने में भी लगता है। तो यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड लगा और यहां से नीचे आने में भी 1 सेकंड ही लगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, ये तो आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है। ये डिस्प्लेसमेंट दो तरीके से फाइंड किया जा सकता है। पहला, या तो पहले 1 सेकंड में चला गया डिस्टेंस फाइंड कर लो, या फिर लास्ट के 1 सेकंड में चला गया डिस्टेंस फाइंड कर लो। ठीक है, तो उसका तरीका ये है, समझ लेते हैं। तो पहले निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आ गया एस इक्वल्स टू यूटी माइनस, या 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली आ सकता है, तो प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकालेंगे। तो ये दो तरीके, पहला u इंटू 7 लिखो, 40 इंटू 7 प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू 7 स्क्वायर। पहला तो तरीका ये आ गया। दूसरा क्या है, टोटल 7 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर कैलकुलेशन को सिंपल रखना है तो जो 1 सेकंड है 1 सेकंड का भी निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट भी वही है जो कि हमारा कितना 7 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। दो टाइम पर ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन पर रहेगा, प्लस हाफ माइनस 10 1 स्क्वायर, जो कि सीधा सीधा आ जाता है भैया 40 माइनस 5 यानी कि 35 मीटर। करेक्ट, यहां से भी ये 35 मीटर ही आएगा। ठीक है, ये तो आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस देखो कितना, ध्यान से समझना भैया, ऊपर गया कितना आया, टोटल डिस्टेंस 80 मीटर आ गया भैया, 80 मीटर। अब ये 35 मीटर है, तो ये कितना बचा, ये बचा हमारे पास 45 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया 80 मीटर ऊपर गया प्लस 45 मीटर नीचे आया, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास आ गया 80 प्लस 45 यानी कि 125 मीटर मेरे पास डिस्टेंस आ गया 7 सेकंड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, और छोटी मोटी टेक्निक भी आपको समझ आई होगी कैसे हम इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका और है शॉर्टकट का, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे, अभी उसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको आप नोट कर लो जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर देता हूँ, और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। लो भैया इरेज कर रहा हूँ, 1 2 3 4, और भोले तेरी जय जयकार, इरेज कर दिया भैया, जय भोले शंकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भोले का नाम लेके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1D मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो 1D मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है, उसके फॉर्मूले देख लेते हैं। ध्यान से समझेंगे भैया फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले हमारे ही हैं। इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है इक्वल टू u प्लस at एंड s इक्वल टू u प्लस x इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s, वो सारी की सारी इक्वेशन केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो काम नहीं आती है, तो भूल कर भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को यूज ना करें। ठीक है भैया, तो 1D मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करके आता है ds अपॉन dt। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, और डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्पीड आ जाएगा। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आता है dv बाई dt। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला भी है v dv बाई ds करके। ये कैसे आता है इसको समझ लेते हैं भैया। वैसे बाकी सारे फॉर्मूले तो आपने समझ लिए होंगे, ये फॉर्मूला और समझ लेते हैं। ध्यान से समझना भाई। फॉर्मूला ये है कि भाई हमारे पास है dv बाई dt इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। क्या करते हैं, ds को दोनों साइड से इसको यहाँ, सॉरी, जो ये है dv बाई dt में ds बाई ds की मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इक्वल्स टू ए आ गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू ए। अब ये जो डी एस बाई डी टी है ये बन जाता है v इंटू डी वी बाई डी एस इक्वल्स टू ए। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ये वाला v dv बाई डी एस इक्वल्स टू ए। इसको ध्यान से समझना, फॉर्मूला काम कब आता है। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है और बड़ा पावरफुल टूल है। जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप हो, टाइम का रिलेशनशिप पता ना हो, या टाइम के बीच में रिलेशनशिप हमें नहीं पता है, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप पता है, तब अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और काफी जगह इसको यूज किया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, और जेईई मेन में इस फॉर्मूले पे डिपेंड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, हाँ इरेज करने की थोड़ी जल्दी रहती है मुझे, क्योंकि भैया वीडियो कम टाइम का रखना है। ठीक है, लो भाई इरेज कर दे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की इक्वेशन क्या क्या है उनको देख लेते हैं। ds इक्वल टू vdt, डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट vdt, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ पर s इक्वल टू vdt डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ds को इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन ऑफ ds आल्सो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेम ही फॉर्मूला। dv ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो चेंज इन वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा वी हमने इसको करके लिख दिया, डेल्टा वी इक्वल्स टू ए डी टी, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन डेल्टा वी के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन वी डी वी इक्वल्स टू ए डी एस, ये हमारा यहाँ से आया वी डी एस। ये इसको ये कैसे है इसको समझ लेते हैं। देखो हमने प्रूव किया था एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v dv बाई ds, इसको ऐसे लिख सकता हूं a ds सेपरेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इक्वल्स टू v dv। आपने जो 12th पास के बच्चे हैं उन्होंने कैलकुलस में ये सब सीख लिया होगा, 11th क्लास के बच्चों को थोड़ा कम समझ आएगा, अभी वो कैलकुलस उन्होंने सीखा नहीं हुआ, तो मैथमेटिक्स में कैलकुलस सीख लेंगे तो उनको भी समझ आएगा। दोनों साइड का इंटीग्रेट कर देता हूं, तो अगर एक्सेलरेशन को ds के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं तो वो मेरा आ जाता है, जो वेलोसिटी को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं उसके बराबर आ जाता है। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला आ गया है। ठीक है भाई, इसको भी नोट कर सकते हैं आप, इरेज कर देता हूं। ये सारे के सारे फॉर्मूले भाई आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं से होने वाले हैं। आगे केवल एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसी वीडियो को ऐड करेंगे। और जो वन डायमेंशन मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जो इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है वो होंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, कूद जाएं या उसको फोड़ दें, कुछ भी कर दे, जो मर्जी कर दें। आपको अगर फिजिक्स पढ़नी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। और आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, जेईई मेन के सारे क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे। और जो हमारे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, और 1D मोशन के नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारी नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो होगी, तो उसको जरूर देखें, मिस ना करें। और उसको अगर आपको मिस नहीं करनी है तो बेल आइकन को जरूर दबा दें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप चैट कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हमें बताएं आपको अगर कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है भाई, प्लस कमेंट में मैं आपको अपने जो कमेंट बॉक्स में मैं आपको हमारे इसका जो ये है एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें शेयर करते रहते हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रेस्ट करिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you very much.